Following video series, we are covering the chapter Periodic Classification of Elements. Okay, तो पिछली वीडियोस में हमने डॉबरिनियस ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड इन दिस वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल. ओके, तो मेंडलीव ही classified 63 elements on the basis of relationship between atomic masses and physical and chemical properties. अब जो मेंडलीव थे वो कौन थे? He was the father of periodic table. अगर हम इन्हें फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कह रहे हैं, इसका मतलब जो इनकी टेबल थी उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. जो हमारी आज की पीरियडिक टेबल है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल का. ओके, अब इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स जब ये डिस्कवरी कर रहे थे तब 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे. इन्होंने इनको क्लासिफाई किया. एक तो इनका बेसिक जो था वो तो एटॉमिक मासेस तो था ही, एटॉमिक मास तो इनका बेसिक था ही, लेकिन इनने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी यूज की. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, अब इन्हें कैसे यूज करी? As oxygen and hydrogen are very reactive and form compounds with almost all the elements, Mendeleev took the hydrates and oxides of element as one of the basic property of the classification. Okay, तो मेंडलीव ने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. ओके, ये तो है ही कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स के साथ ये अपने अब कंपाउंड्स बनाते हैं. ऑल द एलिमेंट्स के साथ अपने कंपाउंड्स बनाते हैं. ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट्स के वो होते हैं ऑक्साइड्स, एंड जो हाइड्रोजन के साथ बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स. ये इन्होंने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाए. इसी प्रॉपर्टी को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का बेसिक रखा. एंड जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, जैसे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स वो बना रहे थे उसके बेसिस पे उन्होंने उनको क्लासिफाई किया. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एलिमेंट है उसने RH ऑक्साइड बनाया, RH हाइड्राइड बनाया एंड RO ये उसने बनाया. अब इससे मिलते जुलते जितने एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स RH एंड R2 हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स बना रहे होंगे उनको एक ग्रुप में रख देंगे, एंड जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप में रख लेंगे. उनने प्रोसेस क्या किया था इसके लिए? उनका प्रोसेस था कि 63 कार्ड्स लिए. उन्होंने क्या करा, 63 कार्ड्स लिए एंड हर कार्ड पे क्या लिखा, उसका एटॉमिक मास, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स और साथ में प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत जो भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये सब उन्होंने हर एलिमेंट के लिए हर कार्ड पे अलग अलग लिख दिया. मास, ऑक्साइड्स उनके जो वो बना रहे हैं, हाइड्राइड्स जो वो बना रहे हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब उन्होंने लिख दी. ठीक है, उसके बाद उन 63 कार्ड्स को क्या करा, उन्होंने अरेंज करा. जैसे कि जिस एलिमेंट का जो हाइड्राइड था, जिन जिन एलिमेंट के सेम हाइड्राइड और ऑक्साइड्स थे उनको सेम ग्रुप पे रख दिया. इसमें मान लो 3 आ गए, किसी में 2 आ गए, जैसे जैसे उनके ग्रुप बने ना उन्होंने उस टाइप से ग्रुप बना दिए और उसको वॉल पे पिन कर दिया सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ करके. He took 63 cards and wrote properties of each element on them. Then he sorted elements with similar properties and pinned them on wall. Okay. Next is periodic law. बहुत important है कि उनका periodic law क्या था. तो his periodic law states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. उन्होंने जो एक बहुत important property consider की थी वो क्या थी, atomic mass. तो उनका ये कहना था कि जो properties हैं, जो elements की property है वो किसके basis पे, किस पे depend कर रही है, जो उनका atomic mass है
जो एटम का एटॉमिक मास है उसी पे डिपेंड कर रही है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो हिज पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो है उसकी, जो रिपीटेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.008। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना वो किस पे डिपेंड करेगी, इसके इस मास पे डिपेंड करेगी, ये उनका कहना था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब उन्होंने जो टेबल बनाई, उन्होंने कोई एक टेबल बनाई, ठीक है, उसमें जो वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल लाइंस जो थी वो किसको शो करती थी, ग्रुप्स को। वर्टिकल लाइंस यानी वर्टिकल कॉलम्स जो थे ग्रुप को शो करते थे, एंड जो पीरियड्स थे वो क्या थे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी, हॉरिजॉन्टल रोज जो थे वो पीरियड्स थे। अच्छे से हम टेबल में देखते हैं एक बार, जो हमारे ग्रुप्स है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। इस टाइप से जो चलते हैं ना उनको ग्रुप बोलते हैं। जो ग्रुप्स थे वो कैसे होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं, एंड जो पीरियड्स चलते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं। पीरियड्स 1 2 3 4 5 6। जो पीरियड्स थे उनमें सीरीज थी 1 2 3 4। इस टाइप से जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और जो टॉप टू बॉटम चलते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। अब जो ग्रुप्स थे, हर ग्रुप में दो सब ग्रुप्स थे, ए बी एक्सेप्ट एट्थ ग्रुप। एट्थ ग्रुप को छोड़ के सारे ग्रुप्स में क्या थे, ए बी। अगर हम इनको पढ़ना चाहें तो जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये वाला ग्रुप है ना, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए, इनको बोलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप। और जो पीरियड्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नॉर्मल पीरियड्स थे, एंड जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ थे वो सीरीज में डिवाइडेड थे। उनमें दो सीरीज थी, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज। ओके, हर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में सीरीज थी, एंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड थे उनमें सीरीज नहीं थी। टोटल पीरियड्स कितने थे, 6 पीरियड्स थे। ओके, एंड टोटल हमारे पास वो कितने थे, ग्रुप्स कितने थे हमारे पास, टोटल 8 ग्रुप्स थे। एंड जो सब ग्रुप्स थे, हर ग्रुप में ए बी था, लेकिन 8th ग्रुप में कोई सिंगल ग्रुप था। ओके, एंड सीरीज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सीरीज थी। अब देखिए इसमें जो इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बनाए वो देखिए, हर ग्रुप के ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्साइड है वो क्या है, R2O, एंड जो हाइड्राइड है वो क्या है, RH। अब जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फिट करते होंगे ना, जो R2O ऑक्साइड बनाए एंड जो RH हाइड्राइड बनाए, उनको, उन एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप फर्स्ट ए में रख दिया। और फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी बोथ आर R2O एंड RH। ओके, एंड देन जो सेकंड ग्रुप है उसमें जो है RO एंड RH2, जो RO ऑक्साइड एंड RH2 हाइड्राइड बनाएंगे उनको इन्होंने सेकंड ग्रुप में रख दिया, सो ऑन। Now nextly we will study the achievements of Mendeleev's periodic table. What were their achievements? अब इन्होंने क्या किया, he placed an element of slightly higher atomic mass before the element of lower atomic mass so that properties of similar elements can be grouped. कई कई जगह पे इन्होंने अपने टेबल में क्या किया, जहां पे इनको ऐसा लगा कि हायर एटॉमिक मास वाला जो है उसकी प्रॉपर्टी लोअर एटॉमिक मास वाले से पहले आना चाहिए, मतलब वो मैच तब हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा है सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास ज्यादा है सिलिकॉन से, लेकिन उन्होंने उसको पहले रखा है। जबकि अगर हम अरेंज करें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे तो एल्यूमिनियम बाद में आना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसकी प्रॉपर्टी बोरोन, गैलियम, इंडियम, थीलियम इन सबसे ज्यादा मिल रही थी, एंड सिलिकॉन की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इनसे ज्यादा मिल रही थी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी। सो एल्यूमिनियम को इन्होंने पहले प्लेस कर दिया ज्यादा एटॉमिक मास होते हुए भी। तो ये इनका प्लस पॉइंट है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर्टीज सेम ही रखी क्लासिफाई करते वक्त। ऐसे और भी ग्रुप्स थे जहाँ पे
जैसे कि वेनेडियम एंड क्रोमियम, कोबाल्ट एंड निकल एंड टेलुरियम एंड आयोडीन। ये 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे जो पहले वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है दूसरे वाले से। आपको इनके मासेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा आपको पता होना चाहिए कि वो 4 कौन से एलिमेंट्स के ग्रुप थे जिन्होंने जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है सेकेंड एलिमेंट से। जो हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट है वो क्या था, he predicted that some of the element will discover in the future and he left some gap for them. He named them by prefixing "ika" to the name of preceding element in the same group. उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर सम ऑफ द एलिमेंट विल डिस्कवर, उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट जो है वो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो डिस्कवर होना बाकी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था, जर्मेनियम जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। मान लो अगर यहाँ जर्मेनियम आ रहा है, यहाँ सिलिकॉन आ रहा है, तो इन्होंने इसके लिए स्पेस छोड़ दिया, इसका नाम क्या रखा, जो प्रीसीडिंग एलिमेंट के बेस पे, इक्का सिलिकॉन। जो इन्होंने एलिमेंट्स नहीं मिले थे उस वक्त तक उनके लिए स्पेस छोड़ दी, और उन्होंने कहा कि उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, जो उससे ऊपर वाला जस्ट एलिमेंट था उसके आगे इक्का लगा के उन्होंने नाम रख दिया। ऐसे 3 ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके नाम उन्होंने रखे थे, वो है इक्का बोरोन। इक्का बोरोन उन्होंने किसका रखा था, स्कैंडियम का। इक्का एल्यूमिनियम उन्होंने किसका रखा था, गैलियम का। इक्का सिलिकॉन उन्होंने रखा था जर्मेनियम का। ये तीनों जो इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, ये तीनों जो एलिमेंट डिस्कवर हुए तब उन्हें वहां रखा गया क्योंकि उनके लिए स्पेस थी। तो ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने पहले ही ऐसा बता दिया कि कुछ एलिमेंट बाद में मिलेंगे एंड उनका नाम हम क्या रखेंगे, जो उनके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट है उनके आगे इक्का लगा के। तो आपको ये तीनों इक्का वाले एलिमेंट, उनका जो ओरिजिनल नाम है और जो उनका रखा गया नाम था वो आपको लर्न होना चाहिए। इक्का बोरोन इज इक्वल टू स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड इक्का सिलिकॉन इज जर्मेनियम। इनका एक और प्लस पॉइंट था कि व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर प्रोवाइडेड बाय हिम। ओके, तो इन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दिया, उसको डिस्कवर भी नहीं करना पड़ा, उसको हमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई कि ठीक है अलग से एक ग्रुप में ऐड कर दिया। यानी मान लीजिए अगर ये इनकी टेबल है और नोबल गैसेस जो है वो अलग से रखी गई पूरे, क्योंकि वो पूरी टेबल को कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही थी एंड नोबल गैस का एक अलग ही ग्रुप बन सकता था। जब हम आगे की बात करें कि फ्यूचर में जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उन्हें हम अलग से ग्रुप में रख सकते थे। तो इनके अचीवमेंट्स क्या क्या हो गए, एक तो इन्होंने स्लाइटली हायर एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया, सेकेंडली उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स मिलेंगे और है ना उनका नाम उन्होंने इक्का आगे लगा के लिख दिया। एंड लास्टली जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उस टेबल को कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ एंड अलग से पूरा एक ग्रुप बना दिया गया। लास्टली व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, इतनी अच्छी टेबल होने के बावजूद अगर उनमें कुछ लिमिटेशंस थे तो हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Hydrogen combines with halogens, oxygen and sulfur to form compounds similar to alkali metals. Also, they exist as diatomic form, covalent compounds like halogen. Therefore, no fixed position was assigned to hydrogen. Okay, जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो 2 तरह की प्रॉपर्टीज शो करा था, एक तो एल्कली मेटल्स के साथ, एक हेलोजन के साथ। एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, दे फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ ये लोग कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि NaCl। वैसे ही हाइड्रोजन क्या बनाता है, HCl। जैसे कि Na2S। वैसे ही हाइड्रोजन क्या बनाता है, H2S। तो इनका ये कहना था कि जो एल्कली मेटल्स हैं
वो जिस तरह के क्लोराइड्स, सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कंपाउंड्स बनाते हैं, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी बना रहा था, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स। एंड अगर हम हेलोजन से कंपेयर करें तो जैसे कि हेलोजन क्लोरीन Cl2 फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रहती है। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना रही थी एंड हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड्स भी बना रहा था। आयनिक कंपाउंड्स एल्कली मेटल्स की जैसे एंड जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो हेलोजेंस की जैसे, दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। तो उसका कोई फिक्स ग्रुप नहीं हो पा रहा था कि हम उसको कौन से ग्रुप में रखें। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था मेंडेलीव की टेबल का कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखना है या हेलोजेंस के साथ रखना है, क्योंकि वो दोनों के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा था। एल्कली मेटल्स की तरह ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड्स भी बना रहा था एंड कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि हेलोजन बनाते हैं ना, HCl, H2, जैसे कि जो डायटोमिक्स होते हैं ना, वैसे वाले जो कंपाउंड होते हैं वो हेलोजन की तरह भी बना रहे थे। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, इसीलिए ये कंफ्यूजन में रहे कि इसे कौन से वाले ग्रुप में रखना है। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी थी कि isotopes have different atomic masses and hence there was no place for the isotope of same element. Okay, isotopes क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं हम, जिनका जो एटॉमिक मासेस होता है ना वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं 1H, 2H, 3H। ओके, आइसोटोप्स क्या हो गए? एक ही एलिमेंट के तीन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, जिनका क्या होता है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट जो एटॉमिक मासेस होते हैं ना वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2H को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 2 एंड ट्रिटियम का जो होता है वो क्या होता है 3। तीनों हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन उनके आइसोटोप्स और इनका एटॉमिक मास जो है वो क्या है डिफरेंट है। अब अगर अपन जो टेबल थी उसमें इन आइसोटोप्स को सेट करना चाहे तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन के ही 3 ब्लॉक बन जाएंगे, हाइड्रोजन के ही 3 बन जाएंगे। तो वो जो आइसोटोप्स थे ना वो इस टेबल में सेट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट थे। और अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अगर अरेंज कर रहे हैं तो आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं मिल सकती थी। ये इनका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था। उसके बाद एक और, एटॉमिक masses were not increasing in a regular manner, so it was difficult to predict the number of elements between the two elements. ओके, अब अगर हमें मान लीजिए उस टाइम पे अगर दो एलिमेंट्स मिले हैं, हमें इसका एटॉमिक मास पता है और इसका एटॉमिक मास पता है, लेकिन अब बीच में कितने और एलिमेंट्स मिलेंगे वो हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई रेगुलरिटी नहीं थी कि हर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हुए 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, 20 का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तो हम ये नहीं बता सकते थे कि अब और कितने एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी हैं। तो दीज थ्री वर लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्वालिफिकेशन। फर्स्ट था कि हाइड्रोजन को कोई प्लेस नहीं मिल रही थी उनके टेबल में, उनको दो दो ग्रुप्स में जगह सेम प्रॉपर्टीज शो करे थे, एल्कली मेटल के साथ भी और हेलोजन के साथ भी। सेकंड, आइसोटोप्स जो होते हैं उनका मास डिफरेंट होने की वजह से उनको भी कोई स्पेस नहीं प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है कि कोई रेगुलर बेसिस नहीं था कि एटॉमिक मासेस ऐसे ही बढ़े तो हमें पता चल जाए कि आगे हमारे पास कितने वो आने वाले हैं। ओके, कितने एलिमेंट्स और आने वाले हैं। This is all for this video. We'll continue in the next video. Thank you so much.